ठीक है, तो आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? मतलब ये 9th 10th की डेफिनेशन होती है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो टर्मिनेट हो जाए, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं आपको कोई नंबर दूं 2/10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन क्या होता है? 0.2। ठीक है। और अगर मैं आपको एक नंबर दूं 1/3, इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? 0.3333 ऐसा होता है ना? तो ये होता है 0.3 बार। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग टाइप का एक्सपेंशन है। और ये वाली जो फर्स्ट वाली लिखी है हमने, ये टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर क्या है? या तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, या फिर टर्मिनेट प्लस नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो। ठीक है। एक चीज और हमने पढ़ी थी स्कूल लेवल पे, कि अगर 1 बाय मतलब p बाय समथिंग 2 into 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, मतलब ऊपर कुछ भी है, ऊपर भी कोई प्राइम फैक्टर है, मतलब कट कट के आप, जैसे आपको 2/10 दे दिया तो आप इसको क्रॉस ऑफ कर लो, 1/5 आ जाएगा। तो जो भी कट क्रॉस ऑफ होके नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो 2 और 5 की पावर्स में बच रहा है, तो ये क्या होगी? ये होगी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास है, मान लेते हैं 7/40। इसको हमें चेक करना है कि ये रिपीटिंग होगी या नहीं होगी, मतलब टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर, 7/2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है। अब ये 2 और 5 की टू पावर्स में है इसका इंटू डिनोमिनेटर, फाइव तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। समझ आ रहा है? मैम, 2³ इंटू 5। 2³ इंटू 5। हाँ। ठीक है। अब 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए डिनोमिनेटर में, तो समझ आएगा कि ये टर्मिनेट नहीं होती। जैसे कि 7/6 हो गया, 7/6। हाँ ठीक है, 7/6 हो जाएगा। इसको आप करके देखोगे तो इसमें 7/2 into 3, नीचे 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग टाइप की है। ठीक है। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी। अब हमें ये चेक करना है कि 1/10 रेज़ टू पावर n, ये हमें गिवन है। इसको जरा आप भी ट्राई करो और मैं भी करती हूँ एक बार, इसको थोड़ा रब रब कर देते हैं। हमें ये बताना है 1/10 रेज़ टू पावर n ये कैसा, क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं? ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, इसका सम निकालना हम सबको आता है। देखो यहाँ पे निकाला हुआ है सम। आज मैं फटाफट इसी से करा दे रही हूँ, और कल से मैं अलग से इस पे कराऊंगी, वन नोट पे कराऊंगी। ठीक है। आज मैं इसी पे ओके करा मैम। रही हूँ। तो 1/10 की पावर n क्या होगा? 1/10, 1/100, 1/10³ एंड सो ऑन। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो 0.1, 0.01, 0.001, तो ये क्या आ जाएगा? 0.11111। ठीक है, 0.1 बार बन जाएगा ये। ठीक है। और इसको 0.1 बार तो एक तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका इसको कैसे समझ सकते हैं हम? 1/10 जब हमने यहाँ पे लिखा था, 1/10, 1/100, उसमें से अगर हम 1/10 कॉमन ले लें, 1/10 कॉमन लिया तो 1 + 1/10 + 1/10² एंड सो ऑन। 1/10 बाहर रहेगा, और अंदर वाली सीरीज का सम निकाल लिया तो क्या आ गया? 1/1 - 1/10। ठीक है। वो क्या हो जाएगा? 1/10 × 10/9, तो ये बन जाएगा 1/9। ठीक है। तो 0.1 बार और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? p/q फॉर्म में 1/9। क्लियर है यहाँ तक हमें? यस मैम। यहाँ से एक और बात समझ में आ सकती है कि 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। और अगर डिनोमिनेटर में मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पे तो हमें 1 बाय मतलब डिनोमिनेटर में 3 की पावर मिल रही है,
तो इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो देखो 0.1 बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, वन इन्फिनिट टाइम्स रिपीट कर रहा है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। ओके मैम। जैसे कि पाई है आपके पास, जिसकी एक्सपेंशन होती है 3.147 डॉट डॉट डॉट। इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं। होती ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, इरेशनल्स। इरेशनल। ये चीज ध्यान में रखनी है बस। अच्छा, इसका जरा निकाल के देखो, 1/10⁻n², 1/10⁻n² समेशन n इक्वल टू 1 to ∞। क्या ये एक रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ये हमें जज करना है। देखो जरा निकाल के, 1/10⁻1 प्लस 1/10⁴ प्लस 1/10⁹, जरा बताना क्या आएगा। जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। ऐसा कुछ आ रहा है ना, 0 0 0 0, आगे और जीरोस आएंगी, जीरो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती जा रही है। यस मैम। आया। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आ रहा है। ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, एक बात तो पक्की है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दिख रहा है स्क्रीन, यस मैम। वन नोट, हाँ ठीक है। एक बात तो पक्की नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, मतलब मैं कुछ ऐसा लिखूं 1.001 समथिंग और उसके बाद मुझे जो भी टर्म्स हैं उसके ऊपर बार लगा पाऊं, एक टर्म जो हमेशा ही रिपीट हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न सा तो दिख रहा है कि वन आ रहा है, फिर एक और वन आ रहा है, फिर चार छोड़ के फिर एक और वन आ रहा है, पर ये पैटर्न कुछ स्पेसिफिक नहीं है। पहले वन के बाद वन आ रहा है, फिर 4 के बाद आ रहा है, फिर 9 के बाद, फिर 16 के बाद, फिर 25 के बाद, ये सब तो पता ही है हमें। लेकिन ये कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम, जो चीज बार बार रिपीट कर रही है, जिसको हम जनरलाइज कर पाए बाहर से। तो ये नॉन रिपीटिंग टाइप का है, नॉन रिपीटिंग। और इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होता है, इरेशनल। रैशनल। ठीक है। तो भले ही ये रैशनल्स का सम है, रैशनल्स का फाइनाइट सम तो रैशनल होता है, पर ये रैशनल्स का इनफाइनाइट सम है, तो ये रैशनल नहीं हुआ, ये क्या बन गया, इरेशनल। ठीक है। देखने में लग रहा था कि रैशनल आएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी कर लोगे आप, यस मैम। ये वाला भी कर लेंगे, सारे ही क्या आ जाएंगे हमारे पास, इरेशनल आ जाएंगे। ठीक है, सेम जगह। ठीक है। ओके मैम। अब देखो ये वाला जरा देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इसलिए ध्यान से देखो। n = 1 to ∞। मैं आपको डेली के डेली होमवर्क भी दे दिया करूं, फिर हम यस मैम। अल्टरनेट डेज पे क्लास रखेंगे तो एक दिन आप होमवर्क कर लेना, यस मैम, होमवर्क दे दिया करें। उसमें से दे दूंगी मैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे वीक में एक दिन कोई और सब्जेक्ट कर लिया, छोटा मोटा सब्जेक्ट देख लेना, वो सोच लेंगे, कंटिन्यू चलेगा मैम। रखते हैं तो। इसको निकालो जरा।
1 by 10 to the power 5 into 11. 11/10⁵ ऐसा कुछ है? 1 by 10 to the power 5 और ये आ रहा है मेरा 99 आ रहा है नीचे। 1/99 इंटू यस मैम, यस मैम, सॉरी। ऐसे ही कुछ है। यस मैम, यही है। क्या ये रैशनल है? बिल्कुल है। E/Q फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी यही है। ठीक है, तो P/Q फॉर्म का है तो ये रैशनल है। ठीक है, देखो अब जनरलाइज कर दिया इस चीज को कि 1/10⁻⁴ इज अ रैशनल नंबर। और अगर हम 2 और 5 की जगह ए और बी रखते तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता, मतलब इसको जनरली भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है कि 1/10 की लीनियर पावर्स रैशनल नंबर हो जाएगा। 1/10 की पावर में कुछ लीनियर एक्सप्रेशन है ना, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। अभी तक क्या हो रहा था देखना जरा ऊपर। ऊपर देखो, सबसे पहले जो हमने सॉल्व किया था 10⁻n² सॉल्व किया था। एन स्क्वायर की वजह से क्या हो रहा था, एक पैटर्न बनते बनते बिगड़ जा रहा था, मतलब पैटर्न नहीं बन पा रहा था। फिर हमने n⁻⁴ देखा, 5 देखा, फैक्टोरियल देखा, किसी में भी लीनियर पावर नहीं थी, इसलिए वो इरेशनल्स थे। यहाँ पे लीनियर पावर आते ही क्या हो जाएगा? रैशनल। ठीक है, यस मैम। मैंने को आज बता देना, अगर उसको करना होगा तो ज्वाइन कर लेगा नेक्स्ट क्लास से, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। इरेशनल नंबर देखो, और आज की क्लास बहुत बेसिक है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। irrational यस। number, those real numbers which are not rationals, those real numbers which are neither terminate nor, वही सब है जो मैंने बताया, वही सब है। और 1/10 की पावर एन फैक्टोरियल का एग्जाम्पल देके इन्होंने दिखा रखा है कि दिस इज नॉट अ रैशनल। यहाँ पे ये देखो, ये फाइनाइट एक्सप्रेशन है, इसके बारे में भी बात कर रखी है। फाइनाइट सम है ये। अगर फाइनाइट सम ले उसी चीज का, देखो जेन मतलब इन्होंने क्या बता रखा है, इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर मैं इसका सम निकालू इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट सम क्या होता है? रैशनल या इररेशनल? अभी हमने निकाला था, इसका इनफाइनाइट सम इरेशनल। इररेशनल है। ठीक है, वही अगर मैं इस चीज का कोई भी फाइनाइट सम निकाल लो, n इक्वल टू 1 2, कुछ भी 1 लाख भी ले लो, कुछ भी ले लो, 1/10⁻n तो ये फाइनाइट सम आप जानते हो कैसे? फाइनाइट सम ऑफ रैशनल नंबर, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज, हम जानते हैं रिजल्ट, सम ऑफ टू रैशनल्स इज रैशनल। रेशनल। और अगर टू रैशनल का सम रैशनल है तो मैं इसको जनरलाइज करके किसी भी एन पे ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा रैशनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये भी रैशनल होगा। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस कहाँ पे? फाइनाइट सम और इनफाइनाइट सम में। यस तो मैम। जो बचपन में हम रिजल्ट पढ़ते थे ना, दो रैशनल का सम रैशनल होता है, वो फाइनाइट पे होता है। ठीक है, P and Q are least form means P/Q is equals to √2। अच्छा, √2 को रैशनल प्रूफ किया हुआ है। √2 को रैशनल ये भी पहले बचपन में हम करते थे। P/Q फॉर्म का अगर हम ले लें √2 को, तो क्या होगा? P² इज इक्वल्स टू 2Q²। तो यहां से P² यहां से क्या आ रहा है? P² इज E1। P² E1 है तो P² सम 2m के बराबर हो जाएगा, है ना? यस मैम। P² E1 हो गया ना। P² 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है तो P² E1 हो गया। और अगर 2m के बराबर हो गया तो ये देखना पड़ेगा। P² इज इवन, हाँ E0 हो गया।
यहाँ से हम p को 2m मानेंगे, p स्क्वायर इज इवन। किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब वो खुद भी इवन होगा, कुछ ऐसा होता है चीज। मतलब अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगी मैं, याद करो, अगर जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आएगा, क्योंकि ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ पी स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब ये है कि पी मस्ट बी इवन। और अगर पी इवन है तो पी इज इक्वल्स टू सम 2 के ले सकते हो आप। तो उस हिसाब से पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। यहाँ से आपको 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर मिलेगा। ये आपका आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ से आपको मिला कि q भी इवन है सिमिलर तरीके से, है ना, क्योंकि मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, है। यस मैम। शायद अभी इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम। अभी ठीक। बताओ अभी ठीक है। यस मैम अभी ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर मैं p को 2k रख दूंगी ऊपर वाली इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन ये थी, इसमें मैंने p को 2k रख दिया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बना। यहां से मुझे समझ में आया q स्क्वायर भी इवन है, q स्क्वायर इवन है तो q इवन हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि p भी इवन आ गया और q भी इवन आ गया। लेकिन जब हम p अपॉन q की बात करते हैं और उसको √2 के बराबर हमने बोला था, तो हम ये बोल रहे थे कि p और q ऐसे होने चाहिए जिनका जीसीडी 1 हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और अब आप बोल रहे हो कि दोनों इवन है, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर निकल आएगा इस हिसाब से। तो ये और ये चीज, ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा हमने क्या माना था जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, हमने ये माना था कि p बाई क्यू इज इक्वल्स टू √2 होगा। ठीक है, √2 को हमने किसी p बाई क्यू के बराबर मान लिया था, ये हमारी गलती थी। तो इसका मतलब √2 को हमने रैशनल माना था, जो कि गलत है। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आते ही आप बोल सकते हो कि √2 को हमने जो माना था रैशनल, वो गलत है, वो रैशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है, बताओ यहाँ तक ओके मैम। क्लियर है। यस मैम क्लियर है। अब रियल नंबर क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स, ये बात हम जानते हैं। कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिट रैशनल्स आएंगे और इन्फिनिट इरेशनल्स आते हैं, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, कंसिडर द यस नंबर दिस व्हाट इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। यार ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो, 3 2 4 5 6 7 3। ठीक है, ये देख लेना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नोट से। आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम सच दैट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इट इज क्लोज्ड, a number system is such that, क्या लिखा है, an algebraic string तो भी if it is closed with respect to addition and multiplication। हाँ, algebraic structure क्या होता है, अगर कोई नंबर सिस्टम हमारा, अगर कोई नंबर सिस्टम हमारा a क्या होगा, set with more हाँ, set with more than one binary operation is called algebraic structure। हाँ ठीक है, सेट्स विद मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब है दो ऑपरेशन हो या 3 ऑपरेशन हो, जितने भी हो, जनरली हम 2 ही ऑपरेशन पढ़ते हैं, लेकिन ये क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब बाइनरी होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब बाइनरी होता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स का सम कर रहे हैं, जैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में है, तो दो नंबर्स का सम भी उसी में आए और उनका मल्टीप्लीकेशन भी उसी में आए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स,
रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अंडर एडिशन भी ये क्लोज है और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। आर बाई क्यू यानी कि इरेशनल नंबर एक टू फॉर्म्स। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि सम ऑफ टू इरेशनल जरूरी नहीं है कि इरेशनल है ना? दो इरेशनल्स का सम, यस। एक इरेशनल ले लो और उसी का नेगेटिव ले लो, ठीक है, ये जीरो आ जाता है, जो कि इरेशनल नहीं बन पाता, ठीक है। उसके बाद आर बाय एन भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बता रखा है। दो रैशनल्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4/9 9/401 आ जाता है, जो कि आर बाय एन में नहीं है, मतलब कि ऑल और रियल नंबर्स एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स। सो सिमिलरली ये सारे भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से बनते हैं? नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे बनते हैं। चलो उसके बाद आते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर पे। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड या ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, पहले तो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर स्ट्रक्चर वही कि मतलब कोई भी दो नंबर आप लोगे उस स्ट्रक्चर से, तो उनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, उनको किसी ना किसी ऑर्डर में हम अरेंज कर पाए। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी क्या कहता है, अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो या तो वो आपस में बराबर होंगे, या फिर एक ए लेस देन बी होगा, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड होना स्ट्रक्चर का। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। अगर तीन रियल नंबर्स हमने लिए हैं और अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो यहां से ए ग्रेटर देन सी हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड एक कॉमन नंबर ऐड कर दूं, लेट से वो नंबर कोई भी हो सकता है, ए प्लस बी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है यस। तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी रहना चाहिए, ऑर्डर कंपैटिबिलिटी। और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी सेम चीज होल्ड करनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ए ग्रेटर देन बी था अगर, तो हमारे पास ए सी ग्रेटर देन बी सी रहना चाहिए। और अगर नेगेटिव से कर रहे हो तो जानते ही हुआ कि ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी क्या अप्लाई होता है? बहुत ही ज्यादा फेमस है ये चीज कि लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप्लाई नहीं हो पाता। जैसे कि 2+3 आयटा और 1+ आयटा, दो नंबर ले लिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या इनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, कोई तरीका नहीं है कि हम इनको कंपेयर कर पाए, ठीक है। ये बातें हमें पहले से ही पता है, अभी तो कुछ नया तो आया नहीं है। उसके बाद है रियल्स के कोई भी सबसेट लोगे तो वो ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स के सारे यस मैम। सबसेट या कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर नहीं होते, ठीक है। सेट की डेफिनेशन हमें पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एम्प्टी सेट हमें पता है जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। बाउंडेड अबाउ सेट क्या होता है? इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट x is less than equal to k for all x belongs to it, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ यस मैम। है ना? हर मेंबर सेट का किसी पर्टिकुलर के से कम हो। Any k dash greater than k is also an upper bound of a. If a is bounded above, then it has infinitely many upper bounds. ठीक है। A set that is not bounded above, उसको हम अनबाउंडेड अबव सेट कहते हैं। ये सब बातें भी हमें पता है। अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो,
ये दो चीजें होती हैं। जो सेट नीचे से बाउंडेड ना हो उसे अनबाउंडेड बिलो कहेंगे, जो ऊपर से बाउंडेड ना हो उसे अनबाउंडेड अबव कहेंगे। ठीक है, ये सब है हमारे पास। तो मैं कुछ आपको सेट्स देती हूँ, उसका आप बताओ अनबाउंडेड अबव है कि नहीं है। ठीक है, टेंजेंट एक्स लेते हैं। यस मैम। हाँ, ये वाला बताना। ठीक है, टेंजेंट एक्स such that x belongs to 0 to pi by 4 अनबाउंडेड अबव और बिलो दोनों बताने। ये चारों सेट भी बता देना साथ में, कौन सा सेट कौन सा आ रहा है। मैम 10x x बिलोंग्स टू 5/4 बाउंडेड अबव एंड बोथ है। सेट है ओपन इंटरवल 0 to 1 0 to 1, ठीक है। सेकंड वाला एंड अनबाउंडेड बिलो। ये आएगा इसका। इसलिए होगा -, यस मैम। ठीक है, 1/x और e टू पावर x। कौन सा वाला 1/x? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी भी हो रही है क्या? हेलो। यस मैम। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। थर्ड वाला बताना। थर्ड 1/x। ये आ जाएगा, ये ना कुछ ऐसा। यस मैम, टच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। आपने रियल एनालिसिस तो पढ़ा ही हुआ है ना? यस मैम, पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगी, क्योंकि यस मैम। जहां पे जो कंसेप्ट वीक होगा उसकी थ्योरी हम अच्छे से करेंगे, है ना? ओके मैम।
तो बताते चलना साथ साथ, ताकि हम जल्दी से रियल एनालिसिस कवर कर लें। तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड वाला ये आ रहा है, फोर्थ वाला सेट बताना। सेट भी पता चल जाए तो अनबाउंडेड अबव बिलो तो पता चल ही जाएगा। वहां चले गए। यस मैम। इजी है ये तो, क्या हुआ। मैम सेट आर हम्म। 1 to e to the power 5. Okay मैम, इंक्रीजिंग। ओके मैम। कुछ गलत कर e to दिया the था क्या। power 0 to e to the power 5. Yes मैम, x greater than 0 लेके। एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, ई की पावर जीरो वन। ठीक यस है, मैम। अगर मैं ये पूछती आपसे, अ, अगर मैं इंटरवल चेंज कर दूं थोड़ा, -5 to 1, तो अब क्या होगा। e to the power 0 to e to the power -5. ये रहेगा। Sorry, e to the power 1 to e to the power -5. आर यू श्योर, देख लो ध्यान से। इसलिए मैंने ये दिया है क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो गए तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। पहली बात तो ये देखो, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आपको दिक्कत ही क्या है। तो जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई वैल्यू बढ़ रही है, वाई वैल्यूज का ही तो सेट है, यस मैम। रेंज सेट ही तो है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप पता नहीं ये क्यों कर रहे हो, ये देखो, ये करो, खत्म। ये है असली आंसर, समझ आया। जब यस मैम। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसकी रेंज क्या होगी, इस पे मिनिमम वैल्यू लेगा और इस पे मैक्सिमम लेगा, यही तो मैं बता रही हूँ। ठीक है। यस मैम। ओके, ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया ना क्लियर। यस मैम। अच्छा, अगर मैं ये दूं आपको साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -π/4 to 5, -π/4 टू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखना जरा, ये क्या आएगा। अब ये नहीं है आपका मोनोटोन फंक्शन, इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मैम बाई ग्राफ। देखो कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज जाएगा। डेली का टाइम क्या रखा जाए, मतलब अभी के लिए 6 रख लूं क्या, अगर मैं जल्दी कर पाई तो मैं 5:30 कर दूंगी। आपकी नमाज का टाइम क्या होता है। मैम 7। 7 हो गया, पहले हो गया होगा ना अब तो। यस मैम। तो या तो 5:30 रखा जाए या 7:15, ऐसा ना, अगर 1.5 घंटे की क्लास रखनी है तो। यस मैम। 7 से पहले, आज तो खैर मैं फ्री कर ही दूंगी 7 से पहले। चलो फटाफट ये निकालो, फिर देखते हैं, बाद में देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा।
पूछ लूंगी मैं टाइम आपसे। बाय बाय। अब करिश्मा देखो यहाँ पे, ये वाले आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। सेट ऑफ अपर बाउंड्स एंड सेट ऑफ लोअर बाउंड्स निकाले हुए हैं, ठीक है। तो यस मैम। आप एक काम करना, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, इसमें से प्रैक्टिस कर लेना। ये आपका होमवर्क है, ये सारे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। यस मैम। मैम ऐसा है ये वाले में कि -π/4 टू 2π/4 तक तो इंक्रीजिंग है साइन हम्म। एक्स, हम्म। और फिर 2π/4 टू 3π/4 डिक्रीजिंग है। -π/4 से π/2, और यहाँ हाँ, से ऐसे यहाँ ही से कुछ है ना। डिक्रीजिंग। यस मैम। हाँ, तो क्या आएगा बताओ। कितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब क्या क्या कवर कर रहा है ये। अच्छा, इसका -3π/। ये क्वेश्चन आपके देखते ही हो जाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस चाहिए। आपके पास पेपर है क्या अभी जो आया था? नो मैम, वो वाला तो नहीं है। रिस्पॉन्स शीट अभी आई नहीं है? मैं चेक नहीं किया मैम। चलो देखते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी कर लेना चेक, मुझे डाउनलोडेड शीट चाहिए, मुझे पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जैसे हम कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमारा मोटिव ये रहेगा इस बार कि नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम सबके हम प्रीवियस ईयर निकाल लें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। यस मैम। बताओ क्या आ रहा है रेंज। आपको ये समझ आ रहा है ना, इसमें हमें करना क्या है। साइन एक्स जो जो वैल्यूज अटेन कर रहा है वो वाई एक्सिस पे होंगी, तो वो ये वैल्यूज कौन सी होंगी, ये हमें निकालना है, ये रेंज। -1 ही माइनस, आ रहा है मैम। हाँ, -1 to 1। -1 to 1। माइनस फाइव, -1/√2 to 1/। ये 1 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? हम जब तक करेंगे नहीं ना, हमें अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी। अब अटके ना, देखो किस पे ओपन होगा किस पे क्लोज होगा, ध्यान से देखना। -π/4 पे तो ये वैल्यू लेता है वैसे, क्या लेता है वैल्यू, -1/√2, ठीक है। और ग्राफ हमने ड्रॉ किया करिश्मा, क्योंकि मोनोटोन नहीं था तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा। ऐसे अगर मैं देखती ना, अगर इनिशियल वैल्यू -1/√2, फाइनल वैल्यू 1/√2, क्योंकि sin3π/4 1/√2 होता है, बट ऐसे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो हमें यहां से ग्राफ से देखना है कि ये 1 वैल्यू पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो ये अटेन कर रहा है। क्या ये -1/√2 वैल्यू अटेन कर रहा है? नहीं, क्योंकि -π/4 पे होती है इसकी -1/√2 वैल्यू, और उस पे ओपन है ये। तो ये है आपका आंसर, समझ आया। दिस यस इज मैम। योर आंसर। अब इस आंसर के बेस पे आपको बताना है इसके सेट ऑफ, जैसे कि सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, जरा बताना, पूरा सेट बताना है लोअर बाउंड्स का। एक लोअर बाउंड बताना, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा इसका, GLB। GLB, -1/√2। GLB इज -1/√2, बिल्कुल सही है, -1/√2। एंड सेट LUB इज 1। 1। मैक्स वैल्यू है इसके पास, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वर्सेस GLB LUB यस। में फर्क पता है ना आपको। यस मैम। तो मैक्स वैल्यू बताओ है कि नहीं। मैक्स 1 है। मैक्स वैल्यू 1 है, और मिन वैल्यू इस, बाउंडेड तो है लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है।
बाउंडेड है पर बिलोंग नहीं करता, तो मीन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया। तो अब अगर पूछा जाए सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, जरा बताओ क्या होगा, एंड सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। ओके, तो -1/√2 से नीचे नेगेटिव में जितने होंगे सब सेट ऑफ लोअर बाउंड्स हैं, मुझे और एग्जैक्ट सेट 1 पता से करना, बड़े। एग्जैक्ट सेट बोलो, ओपन क्लोज सब कुछ, देखो ध्यान ओके। से। तो पहले लोअर बाउंड बता रहे हो ना आप, तो लोअर बाउंड का बताओ पहले, वो एग्जैक्ट सेट क्या होगा। माइनस इंफिनिटी से होगा, यस मैम। कहाँ तक माइनस जाएगा, इन्फिनिटी तो ऑन -1/√2 तक। और ये क्लोज रहेगा, ठीक है, क्योंकि -1/√2 इसका लोअर बाउंड है। वैसे भी जहां पे भी फाइनाइट वैल्यू होगी ना, लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स का सेट आप देखोगे हमेशा क्लोज्ड ही होता है। इस पे एक थ्योरम भी है शायद कि सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स इज अ क्लोज सेट, ऐसा कुछ है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी इतना टच है नहीं, जब और चीजें पढ़ेंगे तो देखेंगे। अपर बाउंड्स में देखो कहाँ पे है, 1 इसका अपर बाउंड है, यस। क्या उस पर क्लोज होगा, वो आपको बताना है, क्लोज ओपन कैसे होगा 1 पे। ये तो अटेन कर ही रहा था, तो क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, अपर बाउंड लोअर बाउंड पे आप हमेशा देखोगे फाइनाइट वैल्यू की तरफ क्लोज ही होता है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। यस मैम। इससे ज्यादा अपर बाउंड लोअर बाउंड में कुछ हमें जानने की जरूरत है नहीं, इतना ही दे रखा है देखो यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ये सेट ऑफ अपर बाउंड्स का सेट, ये जो लास्ट है ना रो, अपर बाउंड्स का सेट सब पे क्लोज है, लोअर बाउंड्स का सेट सब पे क्लोज है, देखो यही चीज मैं कह रही हूँ। इंटरवल क्या होता है पता है हमें, यस मैम। इंटरवल और कुछ नहीं है, एक सेट है, और उस सेट में एक खास बात होती है कि दो पॉइंट्स अगर हमने ले लिए हैं तो उसके बीच की सारी वैल्यूज इंटरवल के अंदर होती है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सब पता है हमें, ठीक है। 5 मिनट बाद छोड़ यस। दूंगी, ठीक है ना। बाउंडेड यस सेट मैम। क्या होता है, जो सेट बाउंडेड अबव भी हो और जो सेट बाउंडेड बिलो भी हो, वो होता है हमारा बाउंडेड सेट। जैसे कि किसी सेट की एक्स वैल्यूज इनके बीच में लाई करें, लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, ये बाउंडेड सेट हमने देखा ही था। अनबाउंडेड सेट, किसी भी एक तरफ से अनबाउंडेड हो जाए, या तो बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, ठीक है, किसी भी एक तरफ से अनबाउंडेड हो जाए तो वो अनबाउंडेड सेट ही कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये सेट है, कौन सा सेट ले, अच्छा एक और चीज है, एक और चीज जो मैं जाते जाते बताना चाहती हूँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताओ। सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। मैम नंबर तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो मतलब नंबर ऑफ सबसेट। नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं पूछ रही मैं कह रही हूँ मेरे पास एक एक सबसेट है, एक बी सबसेट है, मतलब एक सबसेट है ए बी का, और बी के ओके। बारे में मैं जानती हूँ बी बाउंडेड है, तो क्या ए बाउंडेड होगा। यस मैम, सबसेट है तो बाउंडेड होगा। सबसेट होगा तो बाउंडेड होगा, क्योंकि बी के पास बाउंड्स हैं, बी के पास मान लेते हैं B1 बाउंड है और B2 बाउंड है, ठीक है, तो ए कहीं ना कहीं मिड में ही लाई करता है बी के, ठीक है। यस मैम। तो यही बाउंड्स आपके ए के भी हो जाएंगे, तो ये एक्स वैल्यूज जब बी में है तो एक्स वैल्यूज के लिए बी के लिए होल्ड करेगा, और यही बाउंड्स आप यूज कर सकते हो किसके लिए, ए
ए वैल्यूज के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट। सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट हमेशा बाउंडेड होता है। एक क्वेश्चन ले, अगर हम n बाय, हाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसमें दो वो हैं, m बाय 2 raised to power n, m बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये आपका क्वेश्चन है, बाउंडेड और नॉट ये बताना है। सोचो इसके बारे में क्या हो रहेगा इसमें। अगर एक तरफ से भी अनबाउंडेड प्रूव कर दिया तो अनबाउंडेड, बाउंडेड प्रूव करना है तो दोनों तरफ से बाउंड प्रूव करना पड़ेगा। वन बाई टू। देखो, इस क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हैं हम कि एक वैल्यू को फिक्स करके चलें और फिर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें। जैसे अगर मैं एक काम करूं, n को फिक्स कर दूं, ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ n को 2 ले लेती हूँ, ठीक है, कुछ भी ले लो n को, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा m बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, m बिलोंग्स टू नेचुरल। अब दिखाना जरा, बताना जरा, क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। ये वाला सेट। ये तो मैम बाउंडेड अबव तो नहीं होगा? बाउंडेड अबव नहीं होगा, बाउंडेड बिलो, हो जाएगा। वन बाउंडेड बाई बिलो। फोर हाँ, नेचुरल्स डाल रहे हैं ना हम इसके अंदर, तो नीचे से लीस्ट वैल्यू जब आप डालोगे इसके अंदर, तो ऊपर से लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, 1/2 raised to power n। अब नीचे से लीस्ट वैल्यू नहीं डालनी, नीचे से थोड़ा सा फोकस करना कि इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं ना, लीस्ट वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड टाइप की वैल्यू। तो हम n को जितना लार्ज लेंगे, मतलब n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा, जीरो। जीरो की तरफ आएगा। तो इसका लोअर बाउंड, या मैं कहूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या मैं बोल सकती हूँ कि जीरो आएगा। कैसे बोला है मैंने, ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर मैं m को फिक्स कर लूं, अगर मैं m को फिक्स कर लूं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करके आने, और जिसमें डाउट आए मुझे बताना है। अगर m को फिक्स कर लें और n को इन्फिनिटी टेंड करा दें, सिर्फ इतना काम कर लें, m को कुछ भी फिक्स कर लो, 100 कर लो, 1 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, डजेंट मैटर, कुछ भी फिक्स कर लिया और इसको इन्फिनिटी टेंड करा दिया, तो ये जीरो आपको जीएलबी देगा। और बाउंडेड अबव ये होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं n को कुछ फिक्स कर लूं, तो m अप टेंडिंग टू इंफिनिटी गिव्स मी इन्फिनिट वैल्यू। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक है। अब रेंज तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसकी, मतलब मैं इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकती। अगर मैं लिखूं ना कि ये सेट बनेगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये सेट मेरा बन रहा है 0 to infinity, तो ये गलत होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू बीच की नहीं अटेन कर रहा ना, क्योंकि एम और एन नेचुरल्स है, ये चीज गलत होगी। लेकिन आपको एक बात पता चली गई कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 है और इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी, कई बार इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो बाउंडेड अबव है, यस, सॉरी बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है, बिल्कुल है। दिस इज योर आंसर। अभी चेक करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन था, देखो इसके लिए क्या बोल रहा, बाउंडेड ही पूछा हुआ है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है बाउंडेड नहीं है, समझ गया ना। ये वाले जो क्वेश्चन आपको यस। दिख रहे हैं करिश्मा, इसमें आपको बाउंडेड अबव अलग से निकालना है, बाउंडेड बिलो अलग से निकालना है, जीएलबी निकालना है और एलयूबी निकालना है। समझ रहे हो, बहुत ओके मैम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छोड़ने नहीं है।
ये वाले क्वेश्चंस में इसने सिर्फ बाउंडेड और नॉट सिर्फ बाउंडेड की बात की हुई है। आपको बाउंडेड अबव, बिलो, जीएलबी, एलयूबी, मैक्सिमम, मिनिमम जितना आप निकाल सकते हो सब निकालना है इनमें। और इससे ऊपर ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें, ठीक है। उससे ऊपर भी कुछ था, हाँ ये भी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करके आने, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और कहाँ तक करना है, रुको रुको अभी तो और भी है। ये वाला करके आना। कुछ डाउट आए, मतलब ज्यादा डाउट्स आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, नहीं तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पेज नंबर 14 में बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से करना। परसों अब क्लास लूंगी ना। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। मैंने को इन्फॉर्म कर देना, परसों क्लास होगी तो मैं बता दूंगी, परसों इन्फॉर्म कर देना उसको, ठीक है।